जी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं AWS की एक सेकंड डेटाबेस सर्विस जिसका नाम है Amazon DynamoDB। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि Amazon के अंदर दो तरह की डेटाबेसेस होती हैं। ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट वन होती है वो होती है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। और रिलेशनल के अंदर AWS कौन सर्विस आती है, RDS आता है। इसी तरह एक हमारे पास होती है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो एडब्ल्यू सर्विस आती है वो हमारे पास आती है डायनामो डीबी। डायनामो डीबी। तो हमने आरडीएस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि एडब्ल्यूएस के अंदर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस कौन सी है और उसको किस तरह यूज किया जाता है। इसके हमने लैब भी परफॉर्म की थी बहुत डिटेल में। ठीक है। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि एडब्ल्यूएस जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस होती है उसका काम क्या होता है। तो दोनों ही हमारे पास डेटाबेस सर्विसेज होती हैं, बट एक रिलेशनल है और एक हमारे पास नॉन रिलेशनल है। और आपको ये भी पता है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस इसके दरमियान ये होता है कि जो रिलेशनल डेटाबेस होती है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो स्कीमा होता है, ये स्कीमा फिक्स जो है ना वो डेटाबेस होती है रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन जो नॉन रिलेशन होती है डायनामोडीबी जिस तरह हो गया, ये स्कीमा लेस होती है। स्कीमा लेस। ठीक है। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे फिक्स होता है। ये स्ट्रक्चर डेटाबेसेस के लिए यूज की जाती हैं टू स्टोरिंग स्ट्रक्चर डाटा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नॉन स्ट्रक्चर डाटा होता है, मतलब जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता, वो स्कीमालेस होता है। ठीक है। तो उसको आज हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह स्कीमालेस होता है। तो ये डिफरेंस होता है इनके दरमियान, तो अपनी चीज याद रखनी है। और एक और डिफरेंस होता है इनके दरमियान, वो ये होता है कि जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होती है उसको हम एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं। एसक्यूएल भी बोलते हैं इसको हम। और जो हमारे पास नो रिलेशनल डेटाबेस होती है इसको हम नो एसक्यूएल भी बोलते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है। ये भी इनके अंदर एक क्या होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो डायनामोडीबी को डिस्कस करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है आपको। रिलेशनल के अंदर क्या होता है, डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स बाय यूजिंग प्री डिफाइंड कॉलम्स ऑफ स्पेसिफिक डाटा टाइप्स। तो हमने लैब भी परफॉर्म की इसकी बहुत डिटेल में। तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने यही चीज की थी कि रिलेशन डेटाबेस के अंदर हम सबसे पहले कॉलम बना टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल का एक नेम होता है। ठीक है। और फिर उस टेबल के अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, मतलब कॉलम नेम्स होते हैं, कॉलम नेम होते हैं, रो नेम्स होते हैं। फिर उसके अंदर हमारा डाटा जाकर स्टोर होता है। अगर हम स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसकी आईडी होगी, और उसकी एज होगी, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स होंगे, ऑब्टेन मार्क्स होंगे। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ऊपर जो हम लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ भी डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। डाटा टेबल में ही स्टोर होता है जस्ट लाइक रिलेशनल, बट विद फ्लेक्सिबल कॉलम स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो कॉलम स्ट्रक्चर होता है, जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या होता है, रिलेशनल के अंदर फिक्स होता है, प्री डिफाइंड। ठीक है। रिलेशनशिप्स कैन बी डिफाइंड बिटवीन टेबल्स बाय यूजिंग टेबल फॉरेन कीज। तो यहाँ पे हम कीज का यूज करते हैं, मतलब आप जो ना वो क्वेरी चलाते हो रिलेशनल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ईच आइटम स्टोर्ड इन अ टेबल हैव डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स। तो यहाँ पे उनके सेम डाटा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो डाटा डाटा टाइप्स होते हैं, डाटा एलिमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं नॉन रिलेशन के अंदर। ठीक है। एक कॉलम के अंदर सेम डाटा टाइप होंगे हमारे पास रिलेशन के अंदर। बेटर परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बाय एडिंग कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी टू अ सिंगल डेटाबेस सर्विस। बेटर परफॉर्मेंस is achieved by adding a new server existing pool of database servers। यहाँ पे एक चीज और भी होती है कि यहाँ पे स्केलिंग की बात की जा रही है। जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर स्केलिंग की बात की जा रही है कि जो रिलेशन डेटाबेस होती है इसके अंदर आपको वर्टिकल स्केलिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देखने को मिलती है नोड रिलेशन के अंदर। ठीक है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है, रिलेशनल के अंदर आपको क्या मिलता है, रिलेशनल के अंदर आपको यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जो एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस होती है उसके अंदर आपको मिलता है वर्टिकल स्केलिंग।
यहाँ पे आपको वर्टिकल स्केलिंग देखने को मिलती है, लेकिन जो नो एसक्यूएल होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, अब वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, ये आप हम समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मैं कोई आरडी डेटाबेस सर्विस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कौन सी सर्विस यूज कर रहा हूँ, आरडीएस, जो मेरे पास रिलेशनल डेटाबेस है, आरडीएस यूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास डेटाबेस बनी हुई है जहाँ पे हमारा डाटा टेबल के अंदर आगे स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी कैपेसिटी होती है ना, हमने जब डेटाबेस बनाते हैं तो उसको स्टोरेज देते हैं, हम उसको डिफरेंट रिसोर्सेज देते हैं। तो अगर फर्ज करें इस डेटाबेस की कैपेसिटी फुल हो गई तो क्या होगा, फिर ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, इसका साइज इंक्रीज होगा। साइज कैसे इंक्रीज होगा, क्या एक और डेटाबेस यहाँ पे बन जाएगी, या हम अपने, दो चीजें होती है ना कि अगर आपका एक सर्वर है और सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक और सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर लो सेम स्पेसिफिकेशन वाला, एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दो। अगर यहाँ पे आपके पास 20 GB मेमोरी है, स्टोरेज है, और यहाँ पे आपने उसको 200 GB स्टोरेज आपने दी हुई है, आपने उसको 10 GB रैम दी हुई है, आपने 2 वर्चुअल CPU दिए हुए हैं, तो आप एग्जिस्टिंग सर्वर की कैपेसिटी इंक्रीज कर लो, 200 की जगह 400 कर लो, 10 की जगह 20 कर लो, और इसके जगह इसको भी इंक्रीज कर दो। तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, इसको स्केलिंग अप एंड डाउन भी बोलते हैं, हमारा स्केल अप हो रहा है। लेकिन जब एक सर्वर से दूसरा सर्वर बनता है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो ये डिफरेंस होता है इसका दरमियान। इसी तरह जो आरडीएस होता है, आरडीएस के अंदर हमें हमेशा वर्टिकल स्केलिंग ही मिलेगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं होती। ठीक है, अगर आपके सर्वर की कैपेसिटी कम हो गई है तो आपके एग्जिस्टिंग सर्वर के रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन, वो सारा कुछ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो डायनामो डीबी होता है उसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देखने को मिलती है, कि अगर आपका सर्वर की कैपेसिटी कम पड़ गई है तो आप एक न्यू सर्वर आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल स्केलिंग, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसको अपन पढ़ लेना है, वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, रीड किया करें। ठीक है, ये चीजें रीड करने वाली हैं। DynamoDB इज अ NoSQL database। तो DynamoDB क्या होता है, अ फुली मैनेज्ड सर्वरलेस की वैल्यू नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो देखिए इसको डेफिनेशन होती है ना, आपको सम टाइम जब एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है फाउंडेशन लेवल के ऊपर, जो सर्टिफिकेशन होती है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको डायरेक्टली यही कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं कि हमें फुली मैनेज डेटाबेस चाहिए। ठीक है, आप आरडीएस में फुली मैनेज होती है, डायनामोडीबी फुली मैनेज होती है, कौन सी चाहिए, तो आगे आपको बताएगा कि मुझे सर्वरलेस फुली मैनेज सर्विस चाहिए। ठीक है, या मुझे जो है ना वो की वैल्यू फुली मैनेज सर्विस चाहिए, डेटाबेस सर्विस चाहिए, तो मैं कौन सी यूज करूँ, आरडीएस यूज करूँ, डायनामोडीबी यूज करूँ, तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है आपसे सेम इन्हीं कीवर्ड को यूज करते हुए। तो जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इन कीवर्ड्स को जरूर माइंड में रखा करें, गौर से पढ़ा करें इन्हें। तो डायनामोडीबी क्या है, हमारे पास एक फुली मैनेज डेटाबेस सर्विस है। फुली मैनेज का मतलब क्या है कि हमें मैनेज नहीं करना पड़ता, जब भी हमारे सर्वर की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, तो ये फुली मैनेज होता है। सर्वरलेस होता है, हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना पड़ता, हमें EC2 बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, सर्वरलेस सर्विस होती है। और की वैल्यू होती है, की वैल्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डाटा रिट्रीवर करने के लिए हम यहाँ पे कीज का यूज करते हैं, हम यहाँ पे कीज का यूज करते हैं। तो डिफरेंट कीज होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम लैब परफॉर्म करेंगे। बट आपने याद रखना है कि जो डायनामो डीबी होती है उसके अंदर हम कीज का यूज करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, क्वेरी करने के लिए। लेकिन डायनामो डीबी के अंदर हम कीज का यूज करते हैं। ठीक है भाइयों, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय कीपिंग डाटा इन मेमोरी। तो ये जो डेटाबेस होती है डायनामोडीबी, इसको फास्ट माना जाता है आरडीएस से, अगर इसको कंपेयर करें आरडीएस से तो डायनामोडीबी ज्यादा फास्ट है। क्यों, क्योंकि ये डाटा को स्टोर करती है अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है, मतलब डाटा को कैशी कर लेती है, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि डाटा को कैशी कर लेती है, तो जो चीज कैशी होती है उससे हमें रिस्पॉन्ड जल्दी मिलता है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है इसकी। कीप्स डाटा सिक्योर बाय एन्क्रिप्टेड डाटा एट रस्ट। तो आपका डाटा यहाँ पे एन्क्रिप्ट भी हो जाता है, ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है। प्रोटेक्ट डाटा विद बैकअप्स एंड ऑटोमेटेड कॉपिंग ऑफ डाटा बिटवीन एडवर्स रीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिखा गया है आपको। अब आपने मुझे बताना है भाइयों कि हमने आरडीएस पढ़ा,
हमने S3 पढ़ा। क्या RDS के अंदर और S3 के अंदर हमारे पास बैकअप की फैसिलिटी होती है? आप बताएं, डाटा को बैकअप कर लेना। इसको छोड़ दें, ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी भाई, RDS के अंदर डेटाबेस सर्विस है और S3 जो स्टोरेज सर्विस है, क्या इसके अंदर हमारे पास बैकअप की फैसिलिटी होती है? हमारा डाटा रेप्लिकेट हो रहा होता है? आरडीएस में तो हो रहा होता है। बिल्कुल, RDS के अंदर भी हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक बैकअप, एक होता है मैनुअल बैकअप। मैनुअल और ऑटोमेटेडली। हाँ, तो आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो, आप मैनुअल भी ले सकते हो, मतलब दोनों तरीकों में आपका डाटा बैकअप होगा, उसका एक दूसरी जगह पर जाकर स्टोर हो जाएगा। S3 के अंदर भी क्या होता है? S3 के अंदर भी सेम ये होता है कि आपको यहाँ पे मैनुअल नहीं करना पड़ता, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही होता है। ठीक है, S3 के अंदर आपका डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा होता है। और AWS कहते हैं कि आप जब डाटा स्टोर करते हो S3 के अंदर, तो हम आपके डाटा की एटलीस्ट 3 कॉपीज बनाते हैं, उनको डिफरेंट लोकेशन के ऊपर स्टोर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि RDS के अंदर और S3 के अंदर डाटा हमारा बैकअप बनता है, जो कॉपीज बनती है हमारे डाटा की, क्या वो विद इन रीजन ही बन रही होती है या क्रॉस रीजन में जाकर स्टोर हो रही होती है? कहाँ पे जाकर स्टोर हो रही होती है, ये क्वेश्चन है। अगर ये रीजन है, और इस रीजन में आप समझ लीजिए 3 अवेलेबिलिटी जोन है, एक जोन ये है, एक जोन मेरा ये है, और 4 है, एक जोन मेरा ये है, और एक जोन मेरा ये है। ठीक है, अब मैं आप RDS की बात कर लें या S3 की बात कर लें, दोनों में सेम ही सिनेरियो होता है कि अगर फर्ज कर लें यहाँ से मेरी कॉपीज क्रिएट हो रही हैं, यहाँ से मेरी कॉपीज क्रिएट हो रही हैं, तो वो क्या विद इन सेम रीजन इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जाके स्टोर होगा, या इन डिफरेंट रीजन भी जाके स्टोर हो सकता है डाटा हमारा? सर डिफरेंट रीजन में भी हो सकता है आरडीएस में। RDS और S3 के अंदर हमारा जो डाटा की रेप्लिकेशन होती है वो विद इन रीजन होती है। ठीक है, वो विद इन क्या होती है? रीजन होती है। हमने ये चीज हमने पढ़ी थी कि RDS के अंदर S3 आपकी डाटा क्या कॉपी क्रिएट हो रही होती है, वो विद इन रीजन क्रिएट हो रही होती हैं, इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, वो क्रॉस रीजन नहीं जा सकती। लेकिन एक चीज पढ़ी थी, वो पढ़ा था हमने, रीड रेप्लिका, कि जो रीड रेप्लिका एक हमारे पास एक ऑप्शन होता है, उसको आप मल्टी रीजन लेके जा सकते हो। ठीक है, उस अगर आपने वो क्रिएट करना है तो उसको फिर मल्टी रीजन में लेके जा सकते हो, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ इसकी डाटाबेस की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो RDS के अंदर S3 के अंदर जो कॉपीज अब क्रिएट होती है, बैकअप क्रिएट होते हैं, वो विद इन रीजन ही स्टोर होते हैं, बट इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। लेकिन DynamoDB के अंदर ये ऑप्शन होता है कि DynamoDB के अंदर अगर आप यहाँ पे DynamoDB यूज कर रहे हो और यहाँ पे उसका बैकअप क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको इन डिफरेंट रीजन भी जाकर स्टोर कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है DynamoDB के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है, कॉपिंग डाटा बिटवीन AWS रीजन्स। क्लियर है यहाँ तक? तो यही चीजें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, तो आप इन चीजों का याद रख लें। आप थोड़े से की कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं DynamoDB टेबल के। आपने SQL बहुत डिटेल में पढ़ लिया, हमने उसके डाटा को, उसके अंदर हमने टेबल्स को क्रिएट भी किया, टेबल्स के डाटा को हमने स्टोर भी किया, डाटा को हमने फिर रिट्रीव भी किया। ठीक है, डिफरेंट क्वेरीज हमने चलाई रिलेशनल के अंदर, तो वहां का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। DynamoDB टेबल को पढ़ लेते हैं कि DynamoDB के अंदर भी डाटा टेबल के अंदर ही स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन RDS के अंदर वो फिक्स होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। सिमिलर टू रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, कि यहाँ भी डाटा आपका टेबल के अंदर ही स्टोर होता है DynamoDB के अंदर, कि DynamoDB स्टोर डाटा इन टेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेबल फ्लेक्सिबल होते हैं, RDS के अंदर वो फिक्स होते हैं। द टेबल नेम एंड प्राइमरी की मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम क्रिएशन। ये जब हम लैब करेंगे तब देखेंगे कि जब हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, जब हम AWS की सर्विस DynamoDB को यूज करते हैं, और वहां पे जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो एट द क्रिएशन ऑफ टेबल वी स्पेसिफाई टेबल नेम एंड प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल। तो यहाँ पे हम प्राइमरी की का यूज करते हैं, प्राइमरी की हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी, जहाँ भी हम DynamoDB बनाते हैं टेबल, तो टेबल बनाते वक्त उसकी टेबल का नेम और प्राइमरी की हमें डिफाइन करनी होती है वहां पे। ये हम लैब में करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। Each DynamoDB table has at least one column that acts as the primary key. हर DynamoDB टेबल के अंदर एक क्या होना चाहिए? एक प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की इज द ओनली डाटा दैट इज रिक्वायर्ड when storing a row in DynamoDB table. Any other data is optional. अब होता क्या है यहाँ पे?
आप फर्ज कर लें हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आरडीएस तो आपने देख लिया कि आरडीएस क्या होता है। आरडीएस का कुछ इस तरह होता है कि ये आपका टेबल होता है, इस टेबल के अंदर आपकी कुछ इस तरह लाइंस बनी होती हैं, इस तरह। ठीक है, ये टेबल होता है, और यहाँ पे फर्ज करें हमने कोई स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना, तो यहाँ पे आईडी लिखी होगी स्टूडेंट की। ठीक है, यहाँ पे उसका नेम लिखा होगा स्टूडेंट का, यहाँ पे उसका जो है ना वो एज लिखी होगी, यहाँ पे टोटल मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, तो यहाँ पे उस तरह से आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स का, आरडीएस के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन डायनामोडीबी के अंदर का, डायनामोडीबी के अंदर ये होता है कि यहाँ पे अगर आपने कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो वो इस तरह बनता है कि एक टेबल ये बन गया छोटा सा, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ पे डाटा किस तरह स्टोर होगा? यहाँ पे डाटा को स्टोर करने के लिए हम कीज का यूज करेंगे। वो किस तरह, वो देखें जरा। कि हम अगर स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आईडी, कि मेरी आईडी है स्टूडेंट की। ठीक है, ये उस स्टूडेंट की एज है, ये उसके टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, तो आईडी का मैं लिख रहा हूँ आईडी 1 है, नेम है, एज है उसकी 18। ठीक है, और उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 100। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब सेकंड टेबल के अंदर हम सेकंड स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, नेम, एज। ठीक है, कि यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी हम लिख देंगे 2, नेम लिख देंगे उसका, नेम है उसका अली, एज है उसकी 20। इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे आईडी, यहाँ पे लिखेंगे उसका हॉबी, लिख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, इस तरह हम डाटा स्टोर कर दिया स्टूडेंट का। आईडी लिखेंगे 3, और यहाँ पे उसका हॉबी लिख देंगे प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना हमारे पास आईडी आ रही है स्टूडेंट की, एज आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, टोटल मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आईडी और नेम और एज आ रहा है, यहाँ पे नेम नहीं आ रहा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स नहीं आ रहे, और यहाँ पे हमारे पास में टोटल मार्क्स आ रहे हैं, ना उसकी एज आ रही है। ठीक है, ना उसका नेम आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मिसिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम नॉन लिस्टेड डेटाबेस का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनामोडीबी। ठीक है, तो इसमें चीजें इस तरह स्टोर होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, एक चीज है जो तमाम टेबल के अंदर सेम है। वो क्या है? कॉमन है, तमाम टेबल के अंदर कॉमन है, सेम नहीं, कॉमन है। वो क्या है? आईडी। आईडी यहाँ भी है, आईडी यहाँ भी है, आईडी यहाँ भी है। तो ये जो कॉमन चीज आ रही है तमाम टेबल के अंदर, उसको हम बोलते हैं की। ये हमारी होती है की। क्यों? क्योंकि जब हमने कल को डाटा को रिट्रीव करना है, डाटा को हमने कल को क्वेरी करनी है, हमें कोई स्पेसिफिक आईडी वाला स्टूडेंट चाहिए, तो हम कैसे क्वेरी चलाएंगे? हम उसकी प्राइमरी की ही यहाँ पे देखेंगे कि ये उसकी आईडी है। आईडी नंबर 2 मुझे सर्च करो, आईडी नंबर 3 सर्च करो, आईडी नंबर 4 को सर्च करो मुझे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कोई प्राइमरी की डिफाइन नहीं की होगी, तो हम उसको सर्च किस तरह करेंगे वहां पे डाटा को? ठीक है, तो इसलिए हम जब भी टेबल क्रिएट करते हैं ना डायनामो टेबल के अंदर, तो वहां पे हम एट द क्रिएशन ऑफ टाइम ऑफ टेबल, हम वहां पे टेबल नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, और उसको एक की भी डिफाइन करते हैं कि ये की है। मतलब कि अब हम कुछ भी तरीके, वो की आईडी भी हो सकती है, वो की आपकी स्टूडेंट नेम भी हो सकता है। ठीक है, वो की हॉबी भी हो सकता है। मतलब जो भी की हम डिफाइन करेंगे, वो तमाम कॉलम के अंदर आएगी, वो चीज कॉमन आएगी, तमाम टेबल के अंदर वो चीज आएगी। तो इसको हम बोलते हैं की। ठीक है, और ये हमारी होती है प्राइमरी की। अगर कोई मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेम आ रही है, जिस तरह यहाँ पे टोटल मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एज आ रहा है, यहाँ भी एज आ रहा है, यहाँ भी एज आ जाएगा। तो अगर मल्टीपल चीजें कॉमन आ रही हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी की। ये हमारी सेकेंडरी की है। तो डायनामो टेबल के अंदर आप प्राइमरी की, सेकेंडरी की का यूज करते हो, और सेकेंडरी की को फिर हम ना, एक ही का और नेम होता है, कंपोजिट कीज को भी इसको हम बोलते हैं। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक?
ये देखें, आपको एग्जांपल दी गई है। सपोज दैट यू वांट टू क्रिएट DynamoDB टेबल टू स्टोर डाटा अबाउट योर फ्रेंड्स। द फ्रेंड्स टेबल कैन डू द फॉलोइंग: यूज एन आईडी नंबर टू आइडेंटिफाई ईच फ्रेंड। हमने कल आपको कोई ईच फ्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आईडी चाहिए होगी, तो आईडी हमारी क्या होगी, एक तरह का प्राइमरी की होगी। यूज दिस आईडी एज अ टेबल्स प्राइमरी की। ठीक है। तो की क्या होती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो तमाम टेबल के अंदर कॉमन आ रहा हो, प्रेजेंट हो। अब ये तो हो गया हमारे पास टेबल, ये एक टेबल है, ये सेकंड टेबल है, हमारे पास थर्ड टेबल है। ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, आईडी, एज, टोटल मार्क्स, आईडी, नेम, एज, आईडी, हॉबी, एज, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो चीजें होती हैं इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है। और ये जो आगे उसमें होती हैं, ये होती हैं एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। ये आगे जो 1, 18, 100, 2, Ali, 20, ये एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये भी चीज अपनी याद रखनी है। अ कॉलम इन अ डायनामोडीबी टेबल इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। तो इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, इसको हम कॉलम नेम भी कह सकते हैं। कॉलम नेम है जिस तरह हमारे आरडीएस के अंदर होता है कॉलम नेम, ऊपर हमने आईडी लिखा होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने हॉबी लिखा होता है। जिस तरह यहाँ पे कॉलम नेम होते हैं, उसी तरह यहाँ पे इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं डायनामोडीबी टेबल के अंदर। An attribute represent a fundamental data element, something that doesn't need to be broken down any further, जिसको हम मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। An attribute is similar in concept to table column and fields, जिस तरह अभी मैंने को बताया, जिस तरह आरडीएस के अंदर ऊपर हमने कॉलम नेम लिखे होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं डायनामोडीबी टेबल के अंदर। ठीक है। एंड प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, कि जो प्राइमरी की होती है वो आपकी एक भी हो सकती है, ठीक है, और टू भी हो सकती हैं। तो यहाँ को ये बताया गया। यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल देख लें। द फ्रेंड्स टेबल विल यूज द फ्रेंड आईडी एट्रीब्यूट्स फॉर द प्राइमरी की, बट अदर एट्रीब्यूट्स माइट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो फ्रेंड आईडी तो ऐसा होगा जो हर कॉलम में आ रहा होगा, हर टेबल में आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन बाकी जो होंगे वो ऑप्शन होंगे, नेम, हॉबीज, फेवरेट कलर्स। मुझे यहाँ पे थम्स अप करें, अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करें। क्लियर है यहाँ तक? हमजा आमिर की तरफ से क्लियर है, बाकी चले, गुड हो गया। फिर हमारे पास आते हैं आइटम्स। एन आइटम इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। An item is a group of attributes that is uniquely identifiable among all other items. Each item consists of one or more attributes. ठीक है। उसके अंदर जिस तरह ये है ना, ये हमारे पास क्या एक तरह का एट्रीब्यूट है, आइटम है। ये हमारे पास आइटम नंबर 1 है, ये आइटम नंबर 2 है, ये हमारे पास आइटम नंबर 3 है। ठीक है। और ये सारा हमारे पास क्या होगा, एक तरह का टेबल होगा। तो टेबल के अंदर हमारे पास क्या आ रही है, आइटम नंबर आ रही होती है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है। ये सबसे पहले टेबल, उसके अंदर आइटम नंबर, आइटम के अंदर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। तो हर जो आइटम होती है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ईच आइटम इज यूनिकली डिवाइड्स प्राइमरी की, लेकिन हर आइटम के अंदर एक प्राइमरी की का होना जरूरी है। ये अभी मैंने पढ़ा। ठीक है। हर आइटम के अंदर एक प्राइमरी की का होना जरूरी है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू अ टेबल रो इन रिलेशनल डेटाबेस। ये भी हमने देख लिया। द नंबर एंड टाइप ऑफ नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर ईच आइटम इन अ टेबल। तो जो हमारे पास प्राइमरी की होती है वो तो हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, लेकिन उसके अलावा जो हमें जो मिसिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो किसी में आ रहे होते हैं किसी में नहीं आ रहे होते हैं, वो ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है। वो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है। प्राइमरी की मैंने वो वैसे कॉन्सेप्ट दे दिया है, बट इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट्स, कि एक प्राइमरी की क्या होती है, एक एट्रीब्यूट होता है एक तरह का, जिस तरह आईडी हो गया, नेम हो गया किसी स्टूडेंट का, वो उसका प्राइमरी की होती है। द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द पार्टीशन की या हैश की, कि वो जो प्राइमरी की होती है या जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन की भी बोलते हैं, या उसको हैश की भी बोलते हैं।
डिफरेंट नेम है उसके, ठीक है। लेकिन ऐसा एट्रीब्यूट जो हर आइटम के अंदर कॉमन आ रहा हो, मतलब एक तो प्राइमरी की होती है ना जो हमेशा आएगी, लेकिन कोई ऐसी चीज जो रिपीट हो रही है उसके अलावा, प्राइमरी की के अलावा, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की, या उसको हम सेकेंडरी की भी बोलते हैं। द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज द पार्टीशन की, हैश की, एंड द सेकंड एट्रीब्यूट इज सॉर्ट की या रेंज एट्रीब्यूट। इस तरह यहाँ पे देखें आईडी सामने आ रहा है, तो आईडी हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो प्राइमरी की को और क्या बोलते हैं, पार्टीशन की भी बोलते हैं, हैश की भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो आईडी के अलावा भी कॉमन आ रहा है, जिस तरह यहाँ भी ए जा रहा है, यहाँ भी ए जा रहा है, यहाँ भी ए जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो एज है ना, ये हमारा जो ना वो है सॉर्ट की या रेंज की या कंपोजिट की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल होता है, टेबल के अंदर हमारे पास पार्टीशन होती हैं, ये जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया पार्टीशन है। तो जो पार्टीशन होती हैं इसको हम बोलते हैं आइटम। ये हमारे पास आइटम 1 है, आइटम 2 एंड आइटम 3 है, ठीक है, तो इसको पार्टीशन बोलते हैं। DynamoDB टेबल स्टोर आइटम्स डाटा इन पार्टीशंस। तो पार्टीशन के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। टेबल डाटा इज पार्टीशन एंड इंडेक्स्ड बाय द प्राइमरी की। वहां पे एक प्राइमरी की होती है, डाटा को आइडेंटिफाई करती है और सेपरेट करती है। ईच टेबल हैज वन और मोर पार्टीशंस। तो हर टेबल के अंदर एक पार्टीशन भी हो सकती है, मल्टीपल पार्टीशन भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। न्यू पार्टीशंस आर एडेड एज डाटा इज एडेड टू टेबल। जैसे ही हम न्यू डाटा स्टोर करेंगे तो हमें एक और पार्टीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें, मैंने 3 स्टूडेंट का डाटा स्टोर किया तो मेरे पास 3 पार्टीशन बन रही हैं, 1 2 3, 3 आइटम बन रही हैं, 3 पार्टीशन बन रही हैं। अगर मैं 4 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करूंगा तो मुझे चौथी पार्टीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे फोर्थ यहाँ पे आइटम बनाने क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे वही बता रहा है, न्यू पार्टीशन आर एडेड एज डाटा इज एडेड टू द टेबल। Tables whose data is distributed evenly across multiple partitions generally deliver the best performance। तो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप जो है ना वो इवनली इसको क्रिएट करें, जो पार्टीशन आप क्रिएट करें वो इवनली इवन नंबर में क्रिएट करें, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करता है। द पार्टीशन इन विच एन आइटम्स डाटा स्टोर्ड इज डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। तो दोबारा बार बार वही बात कर रहा है कि हर पार्टीशन के अंदर या हर आइटम के अंदर हमारे पास एक क्या होती है, प्राइमरी की होती है, जिसको हम यूज करते हैं डाटा को क्वेरी करने के लिए। तो यहाँ पे देख लें, जिस तरह ये पार्टीशन है, तो पार्टीशन के अंदर ये पार्टीशन की है जिसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं, और ये बाकी हमारे पास ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं। फ्रेंड आईडी आ रहा है, नेम, हॉबीज, फेवरेट कलर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखें कि पार्टीशन 1 के अंदर, पार्टीशन 2 के अंदर फ्रेंड आईडी तो सेम आ रहा है। तो फ्रेंड आईडी हमने क्या कह दी, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें सेम आ रही हैं, जैसे नेम भी सेम आ रहा है, हॉबीज भी आ रहा है, फेवरेट कलर भी आ रहा है, ठीक है। अब नेम सेम का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का नेम सेम हो, नहीं, नेम कॉलम सेम हो, नेम एट्रीब्यूट जो है ना वो सेम हो, ठीक है भाइयों। तो ये हमारे पास क्या होगी, बाकी सेकेंडरी की होगी, और ये हमारे पास एडिशनल एट्रीब्यूट्स हो गए जो मिसिंग है यहाँ पे। हम चाहें तो हम नेम को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, फ्रेंड आईडी को नहीं बनाते। हम हॉबीज को प्राइमरी की बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल टेबल्स का। ग्लोबल टेबल क्या करता है, पहले पढ़ लेते हैं। Using the global table option, create a DynamoDB table that is automatically replicated across your choice of AWS regions worldwide. Deliver fast local read and write performance for global applications. Your application can stay highly available in the unlikely event of isolation or degradation of entire AWS region. Global tables eliminate difficult work of replicating data between regions and resolving updates conflict between copies. Example देख ले, what if you have millions of friends all over the world who will use your friend table? Global tables will put the table data closer to your friends. Being closer to data means that your friends will experience faster query performance। किसी को समझ आएगा एग्जाम्पल पढ़ के क्या मतलब है इसका, अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे इसे। इसका मतलब भाई ये है कि अगर हम कोई डायनामो टेबल यूज कर रहे हैं, मेरा ये टेबल बना हुआ है, ठीक है।
लेकिन इस टेबल को एक्सेस करने वाले पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं लोग, कुछ यहाँ से भी आ रहे हैं, कुछ यहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा यूजर्स का, उनको रिस्पॉन्ड जल्दी मिलेगा। जहाँ पे यूजर का डिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पे उनको रिस्पॉन्ड कम, जरा लेट मिलेगा, और वहां पे लेटेंसी इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्लोबल टेबल ऑप्शन होता है डायनामो टेबल का, तो उसका यूज करते हैं। ग्लोबल टेबल क्या करता है, ग्लोबल टेबल वही जिस तरह हमने सीडीएन सर्विस पढ़ी थी, उसी तरह आपकी डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं उसको, उसकी कॉपी क्रिएट कर देता है आपके यूजर्स के नियर बाय रीजन के अंदर, ठीक है। तो फिर इसके बजाय कि वो जो यूजर है वो ट्रैवल करके इतनी दूर है, उसको उसके नियर बाय रीजन से फिर सर्व किया जाता है। ये सब काम है। जिस तरह यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। अब उस टेबल की हमने कॉपी तीन डिफरेंट लोकेशन के ऊपर रख दी, तीन डिफरेंट रीजन के अंदर रख दी जाके, US+2 के अंदर, US East 1 के अंदर, यूरोप के अंदर, ताकि यूरोप के लोगों को यहाँ से एक्सेस दी जाए, जो US East के लोग हैं उनको इस टेबल से एक्सेस दी जाए, और जो US West 2 के लोग हैं उनको इस टेबल से सर्व किया जाए, ठीक है। आप लोगों को दूर से आने की हमारे डेटाबेस से एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आप उनके नियर बाय जो भी रीजन होगा, वो अपने नियर बाय रीजन से आप हमारे डाटा को यूज कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। तो ये होता है ग्लोबल टेबल का ऑप्शन, ठीक है। जी भाई क्लियर है यहाँ तक? मुझे जरा कंफर्म कर दें यहाँ पे, फिर हम इसकी लैब परफॉर्म करते हैं।